को बोलते हैं आवर्त, जो आवर्त सारणी होती है उसके आवर्त की जो प्रवृत्ति जो होती है, जिसमें रिपीटिशन अपन चलते हैं, या इसमें जो कुछ करेक्टर्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ आते हैं। ठीक है, कोई एटम छोटा क्यों होता है, कोई बड़ा क्यों होता है। ठीक है, तो अपन यदि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा साइज की, आकार जिसको कहेंगे। दूसरा अपन बात कर सकते हैं किसकी, आईपी की। आईपी बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, जिसको आईई लिखेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक तीनों एक ही के नाम है। अगला अपन पढ़ेंगे ईए, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सॉरी ईए का मतलब, अच्छा ईएन, ईए का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी में इसको कहते हैं शायद इलेक्ट्रॉन लब्धि, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ये याद रखना। चौथा अपन बात करें किसकी, ईएन। ईएन का मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इसके अलावा और कौन सी कर सकते हो आप, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, और लिखना चाहो तो मेल्टिंग पॉइंट, इसको कवंथनांक कहते हैं, इसको हिमांक कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे कोई चीज सॉलिड सॉरी लिक्विड से किस में बदल जाती है, लिक्विड गैस में या वेपर में। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी को कहते हैं अपन घनत्व है, क्या बोलते हैं, घनत्व है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अलावा भी और भी होती हैं, लेकिन अपन इन सब को नहीं देखेंगे, अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे किसकी, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, ये कलर विजिबल हो रहा है क्या, ये ब्लू ले लेता हूं मैं, ब्लू ठीक आएगा इस पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, साइज की, जिसको कहते हैं आकार। एक एटम के आकार के बारे में आप क्या जानते हो, बताओ। हुँ? बताओ भाई, एक एटम के आकार के बारे में कुछ तो पता होगा, कैसे निकालते हैं या क्या होता है आकार। चलो और सिंपल करते हैं, क्या एटम का आकार का पता लगाया जा सकता है क्या, क्यों। तो, तो अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 1। अपन बात करें किसकी, सी एन की, एटॉमिक नंबर 112। इस पे मास, हाँ शेप का कह सकते हो, लेकिन शेप तो पी ब्लॉक में होगा, उसका कैसे होगा, एस ब्लॉक वाले कैसे होते हैं, राउंड ऑर्बिटल बोलते हैं ना अपन, एस। साइज देखो कैलकुलेट डायरेक्ट नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है कि साइज का पता नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है, लेकिन साइज का डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि किसी भी एटम की साइज फिक्स नहीं होती, किसी भी एटम की साइज फिक्स नहीं होती। और साइज का पता लगाने के लिए फिर अपन, तो मैं यहाँ में लिख सकता हूँ कि जो एटम होता है, अरे ज़्यादा ही बड़ा हो गए, एटम की जो साइज होती है, ये साइज क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। तो अब क्या करोगे, निकालना तो है। तो
अब किसकी सहायता लेते हैं इसको निकालने के लिए? अपन सहायता लेते हैं रेडियस की। किसकी सहायता लेते हैं? रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। देखो एक घोड़ा कितना बड़ा है इस चीज का आइडिया अपन डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, लेकिन यदि घोड़े की तुम्हें त्रिज्या पता लग जाए तो उस घोड़े की साइज बता दोगे ना। किससे? पाई आर स्क्वायर से। यदि वो स्क्वायर हुआ तो कौन सा? लंबाई गुना चौड़ाई। देखते हैं ना। लेकिन अपन मोस्टली राउंड मान के चलेंगे, तो उसके लिए राउंड के लिए क्या पता होना चाहिए? हर राउंड एटम का तुम साइज बता दोगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें उसकी क्या पता लग जाए, कैलकुलेशन में आ जाएगा ना फिर। तो रेडिएशन कैलकुलेशन करते हैं अपन। अब रेडिएशन भी डायरेक्ट नहीं कैलकुलेशन कर सकते। रेडिएशन कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें पहले उस जो एटम है वो मान के चलना पड़ेगा कि वो क्या है, कि कोई बॉन्ड बना रखा है। उसने क्या, कोई ना कोई बॉन्ड बना रखा है। ठीक है। और तब बॉन्ड बना लेगा, तब कौन सी कैलकुलेट हो जाएगी? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैंने बोला है अंतरानाभिकीय दूरी कौन सी होती है? ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों का न्यूक्लियस कहाँ? सेंटर में। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाती है? अपन इसको लिखेंगे बार बार किससे? अच्छा इसकी बात करें, रेडियस होगी, डिस्टेंस। ये रेडियस ही क्या कहलाती है? ये रेडियस ही क्या होगी? रेडियस को किससे दिखाते हैं अपन? इनकी बीच की दूरी। अरे क्या पागल आदमी हो गया ना, ये तो सही लिखा था, ये है इधर। ठीक है। अब तुम खुद बता दो कि इसकी रेडियस कितनी होगी यदि एक की निकालना चाहो तो। यदि मैं इसको क्या मान लूं? डी मान लूं। ये पूरी दूरी है डी, डी/2। एग्जैक्ट तो डी/2 नहीं होगी यदि उस एटम को देखोगे तो, वो अपन अभी पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे चेंज आता है। तो मैंने कहा है कि किसी भी एटम का साइज अपन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन है क्योंकि किसी भी एटम का जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता। अब बात करेंगे जब फिक्स नहीं होता तब निकालेंगे कैसे? तो कोई दूसरा पैरामीटर है जिसकी सहायता लेंगे। वो दूसरा पैरामीटर कौन सा है? रेडियस। अब रेडियस क्या होता है कि जो खुला एटम होता है उसमें नहीं निकाल सकते। बंधा हुआ एटम होगा तो उसमें कुछ न कुछ क्या हो गया, उन दोनों के बीच की दूरी होगी, और अपन को पता है उन बीच की दूरी की हाफ ही क्या होती है? रेडियस होती है। ये तो बोलिए, इसलिए क्या लिखेंगे? इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होती है उसका क्या होती है? हाफ। तो यहाँ पूरा लिख देते हैं, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस, ये बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि बाइंड जो एटम है ना, यदि कोई तुम्हें पूछ ले कि ये कैलकुलेशन किसके लिए की जा सकती है तो ये चीज बताओगे। ये जो रेडियस की तुम बात करोगे ये किसके लिए होती है? बाइंड एटम के लिए। और बाइंड एटम के लिए तुम्हें कौन सा बॉन्ड सिनेरियो में लाना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें सिनेरियो में लाना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड। कौन सा? डबल बॉन्ड में अगेन दिक्कत हो जाएगी बेटा। डबल बॉन्ड में फिर दिक्कत हो गई। तुम डबल बॉन्ड मान के कैलकुलेट करो, गलती से उसमें रेजोनेंस आ गया तो तुम तो जो डिस्टेंस मान के चले हो वो डिस्टेंस ही चेंज हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं हो सकता भाई। सिंगल बॉन्ड में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता ना, रेजोनेंस से दूरी डिस्टर्ब होती है। अब तुम कहोगे सर सिंगल बॉन्ड में तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से दूरी कहाँ प्रभावित होती है? या तो वो टूट जाते हैं या पास रह जाते हैं। आई बात समझ में? तो उससे इनके बीच की दूरी पे कोई प्रभाव है नहीं पड़ेगा। बीच में प्रभाव पड़ेगा किससे? रेजोनेंस से। मास्टर फिर हम तो डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड ले लेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या हो सकता है?
रेजोनेंस हो सकता है क्योंकि उसमें भी तो पाई है। रेजोनेंस क्या था? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई तो डबल बॉन्ड में भी है, ट्रिपल बॉन्ड में भी है। आई बात समझ में? इसलिए किसको सिनेरियो में लाना होता है? सिंगल बॉन्ड को, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कैलकुलेशन आसान होती है। ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड से नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल बॉन्ड से क्या होगी? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है। अब ये बॉन्ड कौन कौन से बना सकता है एटम? ये एटम जो बंधेगा, तो ये बंधने के आधार पे क्या होता है? अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, सबसे पहले एक टेबल में एक सीढ़ी सी बनाई थी अपन ने ऐसे, क्या नाम दिया था उनका? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड के उस साइड वाले क्या थे? नॉन मेटल, और इस साइड वाले मेटल। ठीक है। जो नॉन मेटल जो अधातु होती हैं वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? कोवेलेंट तो या कोऑर्डिनेट। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी? कोवेलेंट की। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट से बंधा हुआ जो एटम होगा, उसकी दो रेडियस बनेगी, वो कौन सी बनेगी? कोवेलेंट रेडियस। कौन सी बनेगी? इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरा अपन देखेंगे कौन सी, यदि जैसे नॉन मेटल का बॉन्ड बनाया वैसा किसका बना सकते हैं? मेटल का भी आपस में बना सकते हैं। मेटल का आपस में बनाओगे तो बॉन्ड कौन सा बनता है? मेटेलिक। अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो उसकी रेडियस भी कौन सी होगी? हिंदी में इसको बोलते हैं धात्विक त्रिज्या। धातुओं के बीच में जो त्रिज्या होती है वो कौन सी होगी? सही है। इसके अलावा और कौन सा देखेंगे अपन? अभी एक बालिका ने नाम बोला था नॉन मेटल के बीच में एक और बॉन्ड बनता है जो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट जनरली कौन सा बॉन्ड में काउंट करते हैं अपन? बहुत बड़ा बॉन्ड, कोवेलेंट से भी बड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब आपस में बनता है, दो तीन एटम ऐसे हो जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वो भी आपस में क्या बना सकते हैं? बंध बना सकते हैं। एक इसमें कोऑर्डिनेट है, एक इसमें कोऑर्डिनेट है, तो एक कंपाउंड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उप संयोजी समूह है। अब ये समूह भी आपस में क्या कर सकते हैं? बॉन्ड बना सकते हैं। या फिर ऐसे मान के चलो कोई इनर्ट गैस है, नॉर्मली वो कोई भी बंद नहीं बनाती, कोई भी बंद नहीं बनाती। लेकिन ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि यहाँ यदि अस्तित्व में रहना है तो कोई ना कोई बंद बनाना पड़ेगा। तो ये इनर्ट गैस भी क्या होती है? न चाहते हुए भी एक बंद बना लेती है। या यूं कह लो, जो कोई भी बंद नहीं बनाता या जिसने बंद बना भी रखा है, वो एक बंद और एक्स्ट्रा में बनाता है, जिसको कहते हैं वॉन्डरवॉल। क्या कहते हैं? वॉन्डरवॉल। और वॉन्डरवॉल जब होता है, उसकी उसकी वजह से जो आएगी वो त्रिज्या कौन सी होगी? फिर कौन सी होगी? वॉन्डरवॉल रेडियस। इसको हिंदी में भी वॉन्डरवॉल ही बोलते हैं भाई। अब चौथी प्रोबेबिलिटी और छोड़ दी अपन ने। देखो, मेटल मेटल का बॉन्ड बना दिया, नॉन मेटल उल्टा बोल दिया, इस साइड में होते हैं। नॉन मेटल का बन गया, मेटल मेटल का बना दिया, आपस में इनका भी सबका मिक्सअप बना दिया। लेकिन एक और रह गया है, कौन सा? इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में कौन सा बनता है? आयनिक। तो रेडियस कौन सी होगी? तुम्हारे लेवल पे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा ना, वो इसी पे आएगा बेटा। मोस्टली जो क्वेश्चन टारगेट हिट होगा वो कौन से टॉपिक पे होता है? आयनिक रेडियस पे होता है, साइज में यदि बात करोगे तो। ठीक है, वन बाय वन इनको रीड करते हैं। सबसे पहली क्या शुरुआत करते हैं? पहली कौन सी थी? मेटेलिक। लिखोगे या फिर आगे चलूं? बोलो रे, चले। मेटेलिक थी, कौन सी थी? अच्छा, मेरे को वो नहीं दिखा। कोवेलेंट। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ये बात अपन ने थोड़ी सी की हुई है। किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। किससे बनता है भाई? अरे किससे बनता है? ओवरलैपिंग।
ओवरलैपिंग कैसे होता है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम क्या करेगा, ये जो बीच का हिस्सा यही क्या है, अतिव्यापित, एक दूसरे को घेर लिया, वही क्या होता है अतिव्यापित, ओवरलैप कर लिया। अब ओवरलैप कर लिया तो अब अपन ने कौन सी डिस्टेंस बोली थी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये निकाली थी। अपन को मान के चलते हैं ये बीच की दूरी अपन ने क्या बोली थी, डी, डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, डी से। अपन को चाहिए कौन सी, कोवेलेंट रेडियस, तो कोवेलेंट रेडियस जब निकालोगे तो अपन लिखेंगे आर कोवेलेंट, ठीक है, क्या होगी, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू होगी डी बाई, सही है ना, समझ में आया। लेकिन यदि एक्चुअल रेडियस जो होगी, एक्चुअल जो रेडियस होगी उसका रिश्ता कैसे होगा इस कोवेलेंट के साथ, बता दो। देखो ऑप्शन देते हूं, आर जो एक्चुअल है उसके बराबर हो सकती है, आर एक्चुअल ज्यादा हो सकती है, और आर एक्चुअल कम हो सकती है। बताओ कौन सी, एक्चुअल ज्यादा है या फिर कोवेलेंट, एक्चुअल। क्यों, समझ में आया होगा ये बात, बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोली है। पता है एक्चुअल कब होती, ध्यान से देखना, एक तो ये कंडीशन है, एक्चुअल होती जब मैं इसको लेके और ये जो डिस्टेंस होती है ना, एकदम दूसरे को, एक दूसरे को टच, कहते हैं ना टच भी ना करे, दूर भी नहीं हो, एकदम बिल्कुल सरफेस, ये होता है एक्चुअल। अब जो दूरी आएगी ना दोनों के बीच की, वो होगी आर एक्चुअल। तुमने इसको कर दिया ओवरलैप, तो कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगी, एक्चुअल से कम, यही मैंने बोला ना। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा एरिया क्या रह गया, ओवरलैप रह गया, ये होती है आर एक्चुअल, ठीक है। तो ये पहली रेडियस होगी कोवेलेंट, इसके क्वेश्चन करेंगे, पहले तुम इसको लिख दो। क्या कर दिया मैंने, मिटा दिया मैंने, पहला ही पेज है ना, हाँ फटाफट लिखो। मैं देख के आता हूँ कि रेड कलर दिखता है कि नहीं दिखता, उसमें चेंज करके देखा ना। रेड कलर ओबीएस में दिखना चाहिए, मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए। मैं एक बार इसको भी दिखाता हूँ कौन कौन सा कलर अच्छे से दिख रहा है, ग्रीन भी लिखा है ना मैंने, जल्दी जल्दी लिखो। कलर विजिबल हो रहे हैं ना सब। अब तो पेज पलटी मारूंगा भाई मैं, अब इतनी देर नहीं लगती लिखने में। छापो फटाफट छापो, बाद में स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा।
कोई कलर ऐसा मैं लिख दूं जो विजिबल ना हो तो बोल देना पहले ही, ठीक है? वरना ब्लैक तो सदाबहार है ही। ये कैमरे इसका कवर कैसे ऊपर उठ के जाता है? हाँ खुल गई बेटा, जल्दी खुल गई। प्रदीप कहाँ है? घर गए हो? गया कि बुला लिया गया? चले आगे, क्वेश्चन करें? यार ऐसे थोड़ा होता है, 4-5 लाइन लिखनी है, छोटे छोटे वर्ड लिखने हैं उसमें भी। आर एक्चुअल है वो, आर एक्चुअल नीचे दिखाई देगी। एक्चुअल क्या होती है रेडियस? वो dy2 तो होगी बेटा। रेडियस हमेशा क्या होती है? dy2। किससे? तो ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या थी? dy2 थी, ये भी क्या थी? dy2। जितनी दूरी है दोनों के बीच की, दोन जितनी दूरी है दोनों के बीच की, उसकी हाफ ही तो रेडियस होती है। आई बात समझ में? चल ठीक है, इधर देख, इस घोड़े को भूल जा। अब जो ये रेड वाला मेरा निशान है, वो इसकी बैंड बज गई, सच में भूल गई। मान के चलना ये वाला मैंने ओ, छुपा लिया। अब जो तेरे को रेड लाइन दिख रही है वो क्या है? रेडियस है ना? क्या लिखा मैंने? पूरी दूरी क्या थी? क्या कर दिया मैंने? ओवरलैप किया हो चाहे कुछ भी किया हो, यदि इसमें ओवरलैप किया तो डी भी तो कम हुई है इसके कंपेयर में। ये डी ज्यादा है, ये डी कम है। आई बात समझ में? रेडियस की बात करेगी तो रेडियस तो दूरी के हाफ ही होगी। बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि मेरे को चाहिए आर कोवेलेंट, और आर कोवेलेंट बेस्ट किस में मेजरमेंट होगा? बेस्ट मेजरमेंट किस में होगा? इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड या जो भी मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन मैं देता हूं CH4, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया C2H2, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया C2H6, और चौथा ऑप्शन मैंने दिया C2H4। निकालो तुम। ऐसे ही किसके लिए देख लो तुम, O2 के लिए पूछ सकता है। ऐसे ही किसके लिए पूछ सकता है? अरे नहीं यार, ऑटो पे सेट हो गया। ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा है। ऑक्सीजन के लिए पहला ऑप्शन है O2, दूसरा ऑप्शन है O3, तीसरा ऑप्शन है H2O, और चौथा ऑप्शन है H2O2। ऐसे ही किसके पूछ लूं मैं? नाइट्रोजन का पूछ लूं। नाइट्रोजन के लिए बताओ, जैसे NH3, दूसरा ऑप्शन N2H2, तीसरा ऑप्शन अरे रुक रे भाई, N2H4। ठीक है, और चौथा ऑप्शन N2O5। निकालो। क्या बोला था और क्या करना है अपन को, ये चीज को याद रखना भाई।
2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट मिलेगी भाई। स्टार्ट। भैया साइड आ जाओ। अरे क्या हो गया, पागल हो गया क्या तुम? डिस्टरबेंस नहीं करो बच्चों को। 1 मिनट है तुम्हारे पास, टाइमर स्टार्ट है। आंसर नहीं देना, खुद क्या करने हैं, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, एक नहीं दिया, इसलिए मैंने 1 मिनट दिया है। अब तुम ये भी नहीं कह सकते मास्टर 1 मिनट नहीं दिया, सामने चल रही है टू फेयर। एक चीज याद रखना बस, आर कोवेलेंट निकाल, सुनते रहो मेरी बातें, तुम दिमाग लगाते रहो अपना। आर कोवेलेंट निकालने के लिए अपन किसके लिए, आर कोवेलेंट सबसे पहले तो निकलती किसके लिए, नॉन मेटल के लिए, ठीक है। और नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। यहीं से आंसर आ जाएगा बस। एस 1 मिनट हो गई साहब, लेकिन वो मार्कर कहाँ गया, अच्छा जेब में है मेरे। तो पीछे अपन ने लिखा भी था आर कोवेलेंट का, अरे क्या कर दिया मैंने। यदि ये पूछे किसके लिए करते हैं तो इसको याद रखना, किसके लिए होता है ये, नॉन मेटल के लिए, अधातु के लिए, ठीक है। ये बात अपन ने शुरू में एक्सप्लेन की थी, तभी बात कर ली थी है ना, लिखना भूल गए थे। आ जाओ भाई, आंसर निकालते हैं इनके। बेस्ट मेजरमेंट किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में। अब सिंगल बॉन्ड देखो, ये क्या है, CH4 है, सिंगल बॉन्ड है। इसकी बात करोगे तो कौन सा है ये, ऐसा ही होगा। इसकी बात करोगे तो ये कैसा होगा, कौन सा बेस्ट है, देखो देखो। C2H6, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि आंसर कौन सा होगा मेरा। ये चलो 2 ऑप्शन तो तुम उड़ा दोगे, क्योंकि इसमें कौन सा है, पहला वाला क्यों नहीं होगा, बात तो यही तो है, रीजन बिहाइंड दिस। क्या वजह रही कि वो पहले को तुमने नकार दिया और तीसरा तुम्हें अच्छा लगा, मास्टर देखने में अच्छा लग रहा है तीसरा नहीं, तो क्या वजह रही। हम्म, इसमें क्या लगता, तो इसे क्या हुआ। पहली बात करते हैं वापस, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। इसको मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूं, ये बंद बने कैसे हैं जो तुम्हें दिख रहे हैं, एक्चुअल में 3D में ये कार्बन था, कार्बन के अगल बगल में क्या जुड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन। इसकी बात करोगे तो यहां बना रहा हूं, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने हाइड्रोजन थे, 1 2 3, 1 2, बात ये आएगी बेटा कि ये दोनों की साइज सेम है, ये भी तो कार्बन है ये भी कार्बन है, तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, सेम सेम में ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ये पीपी वाली है या ये वाली एसपी होगी बेटा, ये वाली। अब इसमें निकालो कैसे, हाफ निकालोगे, एक दिखाता हूं तुम्हें, देखो इसमें दिखाता हूं कलाकारी। यहां से लेके यहां तक की दूरी एक तो, और एक इसके साथ में है कार्बन, तो यहां से लेके
यहां तक की दूरी, इसको मैं मान लेता हूं D1 और इसको मान लेता हूं मैं D2। यदि रेडियस निकालोगे तो D1 ऐसे होगा, ऐसे ही तो होगी। लेकिन ध्यान से देखना, इसका हाफ लगभग लगभग कहीं ना कहीं बीच में आएगा, लेकिन इसका हाफ निकालोगे तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो कार्बन के अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर रेडियस कहां से हुई, रेडियस से तो कम हो गई वो तो। आई बात समझ में? तो कंपैरिजन जब भी कर रहे हो के एटम का, तो एटम वो आप होने चाहिए जिनके बीच में बंद क्या हो, जो कैसे हो, एक जैसे हो, क्योंकि दोनों का साइज क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। अब साइज जब एक जैसा होगा तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, एकदम सही से मेजरमेंट में आएगी। यदि साइज बगल में छोटे बड़े लगा दिए, यदि हाइड्रोजन से कार्बन से बड़े वाला साइज का लगा देते तो वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, आधी जो बाहर वाला था उसकी तरफ हो जाती। बात आई समझ में? इसलिए क्योंकि अपन देख रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और वो देख रहे हैं सेम सेम के बीच में देखी जाती है। ये बात बताने की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चलो बता देता हूं। अगला क्वेश्चन और आसान हो जाएगा फिर तो। बताओ अगला, डायरेक्ट आंसर लगा ले, है भाई? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसके बीच में। संरचना पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? इसकी बात करोगे तो ये होगा, लेकिन इसकी बात करोगे तो कैसा होगा? ये होता है। अपन को तो कोवेलेंट निकालनी है, इन दोनों के बीच की निकल जाएगी। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऐसे ही लास्ट वाले की बात करोगे, ये NH3 है, ये N2H2 है, ये N2H4 है, ये क्या है N2, कौन सा आंसर होगा? N2O5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा इसके अंदर एक ये बॉन्ड आ जाएगा, तो अगेन बीच में साइज क्या आ गई, अलग आ गई, ठीक है? बाकी दो, चार ऑक्सीजन बच के, दो इस पे लग जाएंगे, दो इस पे लग जाएंगे। कैसे लगेंगे वो भी चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं मान के चल लेता हूँ, लो माइनस लग दिखा देते हैं। अब निकालो, कैसे निकालोगे? सेम सेम के बीच की तो बात ही नहीं है, कहीं बॉन्ड ही नहीं है। इसलिए आंसर कौन सा होगा? तीसरा होगा। कौन सा होगा भाई? तीसरा होगा, ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट, दूसरी रेडियस, पहली कौन सी थी, दूसरी किसकी बात करेंगे अपन? मेटेलिक, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस की बात करेंगे तो सबसे पहले बात लिखेंगे किसके लिए कैलकुलेशन की जाती है, मेटल्स में। किस में कैलकुलेट की जाएगी? फॉर मेटल, ठीक है? निकालोगे कैसे? तो ये कोई एटम है, दूसरा कोई, ये कोई मेटल है, इन दोनों के बीच में बंध बना है और इनके बीच की क्या होगी, दूरी। इस दूरी को मैं क्या मान के चलता हूं, D। अब मेरे को क्या निकालना है? R मेटेलिक, R मेटेलिक, वो क्या होगी, D/। ध्यान से देखोगे तो R कोवे, अरे नहीं 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 नहीं, R मेटेलिक होगी, वो लगभग लगभग बराबर होगी किसके, R एक्चुअल के। किसके बराबर होगी भाई? देख लो, R एक्चुअल भी तो क्या थी, यही तो थी, ठीक है? तो ये क्या होगी, मेटेलिक रेडियस। अगली की बात करोगे किसकी, तीसरा पॉइंट आ रहा है अपना, कौन सा, वॉन्डरवॉल, वॉन्डरवॉल रेडियस। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा इसको, धात्विक त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल को क्या कहते हैं, वॉन्डरवॉल ही थी, ठीक है? एक सेकंड बेटा।
अभी अब ऐसे वांडरवाल निकालेंगे। अब वांडरवाल की बात करेगा तो किसके बीच में, अपन ने कहा कि किस में कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा, या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जिनके बीच में कोई भी बंध नहीं बन सकता, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, वंडरवॉल। इसी कड़ी में जुड़ जाएगी तुम्हारी कौन सी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनर्ट गैस में कौन सा बंध पाया जाता है, जनरली अपन नकार देते हैं कि इनर्ट गैस किसी प्रकार का कोई भी बंध नहीं बनाती, इसीलिए ही तो इनका नाम क्या पड़ा था, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस पड़ा था। अब ये अक्रिय गैस इसीलिए पड़ा था, मानते हैं इस बात को अपन, लेकिन वही बात है, यहाँ एक्सिस्ट करने के लिए, यहाँ अस्तित्व में बने रहने के लिए आपस में क्या बनाना पड़ता है, बंध बनाना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। कहते हैं ना, जिंदगी में जीवन व्यापन करने के लिए किसी न किसी के साथ तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम अकेले ही जीवन व्यापन करके निकल जाओ पूरी जिंदगी में, किसी न किसी के साथ तो संबंध बनाते ही हो बेटा, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, ठीक है। यही बात समझ में। ऐसा इंसान कोई नहीं है जो किसी से भी कोई बंध ना बनाए फिर पूरा जीवन व्यापन कर जाए, पागल कहते हैं दुनिया ऐसे को। पहली बात तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो कोई ना कोई एक प्रकार का बंध बनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक प्रकार का बंध बनाना ही पड़ेगा। सेम कहानी है, इनर्ट गैस कोई बंध नहीं बनाती, लेकिन ये एक बंध भी तो ऐसा है, नाक के बराबर बंध है, मानो चाहे ना मानो। अब ये कैसे बनेगा, तो इसको तुम आसानी से बना सकते हो। कैसे, देखना। ये बना रख, अरे कोवेलेंट बना दिया क्या मैंने, कोई सा भी मान लो बेटा, ये दो थे, ठीक है, ये दो आराम से अपनी जिंदगी व्यापन कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं इन दोनों के बीच में मेटेलिक है या कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, कोई सा भी बंद हो सकता है, ठीक। इन दोनों ने भी क्या किया, आपस में बंद बनाया है, कहां कहां से, देखना बेटा। ठीक है, ये मैं क्या मानता हूं, ये मानता हूं मैं डी। तो आर जो आप वॉन्डरवॉल निकालोगे वो क्या हो जाएगी, डी बाई, एक चीज और बता दो, मेरे को लगता है आती यहीं पे, आर जो वॉन्डरवॉल जो होती है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी किससे, एक्चुअल से। अब तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से एक पूछा हुआ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा, इसके नीचे लिखना तुम, तो मैं जो लिख रहा हूं एक बॉक्स बना के, कि ये वो पूछता है तीनों का कंपैरिजन, किस किस का, आर कोवेलेंट, आर मेटेलिक और आर वॉन्डरवॉल। ऑर्डर बताओ, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। बहुत ही बढ़िया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम वाला क्वेश्चन पूछा था। सबसे बड़ी जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, वॉन्डरवॉल होती है। उसके बाद में कोई किसका नंबर आता है, आर मेटेलिक, कौन सी होगी, आर मेटेलिक। और सबसे छोटी कौन सी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, ओवरलैपिंग हो जाती है। बात आई समझ में, अरे हाँ ना तो बोलो, स्टार मार लेना इस बात के, क्योंकि ये अभी तक जो अपन ने पढ़ा है एक ढंग का क्वेश्चन बना है बस। बाकी कोवेलेंट में जैसे मैंने क्वेश्चन लिख के दिया ना, वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा बस। आयनिक को अपन अलग ही पढ़ेंगे, आयनिक को अपन अलग ही पढ़ेंगे, ठीक है।
चलें आगे। आर रेडियस, सॉरी आयनिक वाली अपन लास्ट में देखेंगे ना, पहले इन तीनों को एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक्चुअल में जो रेडियस निकाली जाती है ना, वो पता है कैसे निकाली जाती है? आर फॉर्मूला आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वहाँ एक फॉर्मूला आता है रेडियस का। क्या आता है? आर इज इक्वल टू 0.059 मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर नहीं होता बेटा इसमें, जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहां पूछता है कि आर क्या है? रेडियस। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ कक्षा की संख्या। जेड क्या है? एक्चुअल में ये जेड नहीं होता, यदि तुम निकालोगे ना तो एक्चुअल में ये जेड नहीं होता, ये होता है जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना न्यूक्लियस और किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? उसकी वजह से क्या आता है? एक इफेक्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे जेड इफेक्ट की? तो होता है जेड माइनस सिग्मा। अब आता है एक्चुअल में जेड, जेड माइनस सिग्मा। जेड अब यहां भी लिख सकते हो, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और जेड है बेटा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखो सब चीजें एक ही डायग्राम में समझेंगे, ध्यान से देखना। ये न्यूक्लियस, ये क्या अपना न्यूक्लियस। ये जो मैं बाहर की तरफ अब जो बनाऊंगा वो, ये क्या चीज बनेगी? ये क्या है? ये सेल है। और ये जो मैंने बनाया ये क्या अपना? ये बात तो अपन पहले भी कर चुके हैं। सेल है तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट होंगे? ठीक, वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा एन, एन का मतलब सेल की संख्या। तुम खुद बता दो, मैं इफेक्टिंग फैक्टर यहीं साथ साथ लेके चल लेता हूं। कौन सा कलर बच गया? ब्लैक से लिख लेते हैं। अब मैं लिखूंगा कौन से? जो रेडियस होती है उसको क्या करते हैं? कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर की बात कर लेंगे अपन। तो यहां लिख देते हैं प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला आएगा उसमें नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ कक्षा की संख्या, जिसको किससे दिखाते हैं अपन? स्मॉल एन से। मैं यदि रेडियस की बात करूंगा तो रेडियस का साइज, रेडियस किससे निकाली थी अपन ने? रेडियस क्यों निकाली थी? किसके लिए निकाली थी? साइज के लिए। तो मैं यहां बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइज जो होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्योंकि साइज से ही कैलकुलेशन, साइज किसके कैलकुलेशन से आई थी? रेडियस के कैलकुलेशन से आई थी। कैसे होगा ये बात, कैसे लिख दी मैंने, तो देखना ध्यान से। जो अपन इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस बोल रहे थे उसका हाफ ही तो रेडियस थी। तो रेडियस का मतलब क्या होगी? ये गोला मैं मान के चलता हूँ, ये पूरी कक्षा है, इस कक्षा का यहां से लेके और यहां तक की ये जो दूरी है यही तो रेडियस होगी। हाँ ना बोलो। पूरा ले लेंगे तो डायमीटर हो जाएगा, इसका हाफ ही क्या होगा? रेडियस। एक रेडियस तो ये है क्योंकि कक्षा नंबर 1 की। दूसरी रेडियस क्या है? कौन सी बड़ी होगी? बड़ी वाली ना। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी घटेगी? क्या बढ़ा रहे थे अपन? कक्षा की संख्या। क्या बढ़ा रहे थे? नंबर ऑफ सेल। तो यही तो लिखा मैंने, साइज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? एन स्क्वायर के। ये बात फॉर्मूला भी बोलता है, ऐसे आता है फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फैक्टर मैं किसको लिख दूं? रेडियस के अलावा मैं लिख दूं जेड इफेक्ट का।
जेड इफेक्ट जो होता है वो साइज के क्या होता है, इनवर्स होता है। क्यों, देखना ध्यान से, क्यों बोला मैंने ये बात। जेड इफेक्ट क्या होता है, यहां से लेके ये जो इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से एक्चुअल जो साइज होती है वो क्या हो जाएगी, कम। जो कम होती है, जेड है ना, जेड वो बताएगा एक्चुअल में तो, लेकिन जेड इफेक्टिव आते ही क्या हो जाएगा, उसकी तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी तरफ आ जाएगा, तो इसके बीच की दूरी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी ना। तो जेड इफेक्टिव एक्चुअल में वो होता है जो सेल्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से साइज बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। इसलिए मैंने ये बात लिखी है कि साइज इनवर्स होती है किसके, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन सेल उतनी पास आएगी, जितनी पास आएगी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, उतनी घटेगी। कोई भी तुम्हारे पास में आता है तो दूरियां बढ़ती हैं कि घटती हैं, अरे बढ़ती हैं कि घटती हैं, घटती है ना। आई बात समझ में। एक लास्ट इफेक्ट और होता है तीसरा, जिसको मैं अभी अभी इधर लिख सकूं, कौन सा कलर था, ब्लैक था ना। तीसरा मैं यहाँ लिख चुका हूँ, कौन सा, शील्डिंग इफेक्ट। कौन सा, तो साइज जो होती है शील्डिंग इफेक्ट के क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये बात कैसे बोल दी। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसको समझना। एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्सन जो फोर्स होता है उसी को क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। उसी को क्या कहते हैं। अब तुम खुद बता दो, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ अच्छी कि क्या, मतलब दोस्ती अच्छी। लड़ाई होगी मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, मतलब लड़ाई का मेरा मतलब है बेटा पावर। जिसमें सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी, उतनी आपस में रिपल्सन ज्यादा होगा, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भगेंगे। दूर भगेंगे तो साइज बढ़ेगी कि घटेगी, यानी कि दूर भगने का मतलब क्या था, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है, रिपल्सन ज्यादा था, मतलब क्या हुआ है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो रही है, यही तो बोला मैंने। यदि उनके बीच में रिपल्सन हुआ कम, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट होगा कम, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो साइज भी क्या हो जाएगी। किसी चीज के बढ़ाने पे कोई चीज बढ़े, घटाने पे कोई घटे, ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये कहानी इसके साथ हुई थी। लेकिन एक चीज को बढ़ाने पे दूसरी घटे, या इसको बढ़ाने पे ये घटे, उल्टा हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, इनवर्स। ये कंप्लीट हो गई अपनी कौन सी, रेडियस। एक रेडियस बची है कौन सी, आयनिक। ठीक है, लिख लो। बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में, बाकी बातें करेंगे किसमें। तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहो ना, यहाँ लिख देना बेटा। शील्डिंग इफेक्ट मैं कहाँ लिख दूं, इसकी डेफिनेशन इधर लिख दूं क्या, यहाँ लिखना। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट, हाँ सही है, मेजरमेंट ऑफ रिपल्सन इन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ डिफरेंट सेल, डिफरेंट अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण को ही क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। हिंदी वालों लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन, कि अलग अलग सेल में या अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। या लगने वाले प्रतिकर्षण का माप ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है।
ठीक है, ओके भाई। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।